आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 27 नवंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। पीएम मोदी बोले, जिन्हें लोगों ने बार बार नकारा वे अराजकता के जरिए करते हैं सदन को नियंत्रित करने की कोशिश। क्या फडणवीस होंगे नए सीएम? महाराष्ट्र में भाजपा ने शिंदे को नो का बना लिया है मन। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में की संभल हिंसा पर चर्चा की मांग, कार्यस्थगन का दिया नोटिस। सपा एमपी जियाउर रहमान और विधायक के बेटे पर एफआईआर, सांसद बोले पुलिस पर भी हो मर्डर केस। मुसलमानों पर दिए गए ललन सिंह के बयान से उठा सियासी तूफान, सामने आई ओवैसी और लालू की पार्टी। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी ने पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के नजदीक महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी थी। इसके कुछ देर के लिए ही लोकसभा और राज्यसभा सत्र चले और फिर दोनों ही सदनों के सत्र को बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ है और इस वजह से एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बस यही बात है जी, ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज तय किए थे कि आज इस विषय पे तो चर्चा होनी ही चाहिए और सरकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अभी अडजर्न हो गया है। मेरे ख्याल में अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात चलनी चाहिए इसके बारे में। मैं तो उसका अंग नहीं हूं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट चलाने के लिए सबको इकट्ठे ले जाना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलना बड़ी जरूरी है हम सबको देश के हित में, लेकिन सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 1976 में पारित 42वें संशोधन के मुताबिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती। इस आधार पर पूर्वव्यापिता के तर्क को खारिज कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सीजेआई खन्ना कुछ वकीलों की रुकावटों से नाराज होकर आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सोमवार को आदेश सुनाएंगे। सीजेआई खन्ना ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा, भारतीय अर्थ में समाजवादी होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। भारत में समाजवाद को समझने का तरीका अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य रूप से अर्थ कल्याणकारी राज्य है, बस इतना ही। इसने कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं रोका है, जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है,
वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, महाराष्ट्र की जंग महायुति ने जीत ली है और अब तय करना है कि मुखिया की कुर्सी पर कौन बैठेगा। महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पद पर एकमत होने के लिए भाजपा, शिवसेना और अजित पवार के बीच बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। अजित पवार भी फडणवीस के समर्थन में माने जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे को मनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा ने शिंदे को ना कहने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई है। बीजेपी को 132 सीटें मिली, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। बीजेपी में लगातार देर रात तक बैठकों और मंथन का दौर जारी रहा। इस दौरान अजित पवार के साथ भी बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अजित पवार भी फडणवीस के समर्थन में मान गए हैं। हालांकि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। एनसीपी विधायक दल का नेता अजित पवार को चुन लिया गया है। ये जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल मिटकरी ने दी है। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि बीजेपी मुंबई में सीएम के आधिकारिक निवास वर्षा में फडणवीस की वापसी में देरी नहीं करना चाहेगी। अगर महायुति को मामूली बहुमत मिलता तो शायद शिंदे को सीएम पद से हटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने भारी शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद मानना तो यही जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री कुर्सी फडणवीस के पाले में ही आएगी। इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भी ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। इस फैसले के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी नेता प्रवीण तो पहले ही ये कह चुके हैं कि इस बार सीएम पद फडणवीस को ही मिलना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज 16 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाविकास अघाड़ी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा में 101 सीटों पर लड़ी कांग्रेस ने केवल 16 सीटें ही जीती। इससे पहले नाना पटोले ने रविवार को कहा था कि वो सुनिश्चित करेंगे कि नवनिर्वाचित महायुति सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र और भाषणों में राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा करे। कांग्रेस नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि महायुति को मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का अपना वादा तुरंत पूरा करना चाहिए। महायुति ने राज्य विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीट पर जीत दर्ज की है। महायुति में शामिल भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीट पर जीत मिली है। दूसरी ओर एमवीए को करारी हार मिली है, जिसने कुल मिलाकर महज 46 सीटें जीती हैं। एमवीए में शामिल एनसीपी शरद पवार को 10, कांग्रेस को 16 और शिवसेना यूबीटी को 20 सीटों पर जीत मिली है। पटोले खुद भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र से 208 वोटों के अंतर से जीते हैं। पटोले ने कहा था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महायुति सरकार चुनाव के दौरान किसानों से किए गए अपने वादों को भी पूरा करे। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद राज ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है। जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर न मिलने पर मान्यता जा सकती है। इस टेंशन के बीच राज ठाकरे ने आज अपने घर पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव में खराब प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र चुनाव में एमएनएस की जमानत जब्त हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे सहित 125 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर एमएनएस का खाता नहीं खुला है। चुनाव आयोग के मुताबिक एमएनएस को महाराष्ट्र चुनाव में केवल 1.55% वोट मिले हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के सियासी हालात क्या है, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि उनका बेटा भी चुनाव नहीं जीत पाया है। माहिम विधानसभा सीट पर अमित ठाकरे को करारी हार झेलनी पड़ी है। उद्धव ठाकरे के नेता महेश सावंत ने अमित ठाकरे को हरा दिया है। माहिम में अमित ठाकरे तीसरे स्थान पर रहे। अमित को 33,062 वोट मिले। दूसरे स्थान पर अजीत गुट के नेता सदा सावरकर को 48,897 वोट मिले।
संसद में संभल हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कार्य स्थगन का नोटिस दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूपी के संभल जिले में हुई हिंसा में स्थिति को गंभीर बना दिया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे कारणों को और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ओवैसी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने का अनुरोध किया ताकि सरकार इस पर जवाब दे सके और हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिल सके। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलों और कयासों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर आज अहम बैठक हो रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि बहुमत इतना बड़ा है कि वे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकते हैं। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। हमारे अपने एजेंडे और मुद्दे हैं। झारखंडी अस्मिता से जुड़े विषयों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारा सहयोग करेगा, लेकिन अगर ये तानाशाही सरकार हमारे पैसे देने में आनाकानी करेगी तो पार्टी अपने स्तर पर विचार करके आंदोलनात्मक कार्रवाई करेगी। देखिए, जब झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है तो कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। हमारे अपने एजेंडे हैं, हमारा अपना विषय है, झारखंडी अस्मिता से जुड़ा विषय है। उन विषयों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी और हो सकता है इस कार्यकाल में केंद्र सरकार से हम तो उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग करे, क्योंकि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य का संबंध अन्योन्याश्रय संबंध है। परंतु फिर भी अगर ये तानाशाही की सरकार हमारे पैसे देने में आनाकानी करेगी तो पार्टी अपने स्तर पर विचार करके आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे और किसी भी कीमत पर वो पैसे हम वापस लाएंगे जो झारखंड का पैसा उन लोगों ने दबा के रखा।
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को नई सौगात देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई है। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहां भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही एक ही मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है, और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपए पेंशन मिलती है महीना। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्म की बात है और भारत की छवि को धूमिल करने का विषय बन गया है। केन्या से अडानी को भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अडानी को भगाने के लिए आंदोलन चल रहा है। देखिए, अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्म का और भारत की छवि को बिगाड़ने का, धूमिल करने का विषय बन गया है। कीनिया से अडानी को भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अडानी को भगाने के लिए आंदोलन चल रहा है, मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। दुबई से लेकर दुनिया के तमाम देशों में अडानी भारत का अपमान करवा रहा है, भारत की छवि धूमिल करा रहा है, और इससे बाकी जो व्यापारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी लगता है कि जब एक ही आदमी के लिए भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो हमारे रोजगार का क्या होगा। इतना बड़ा प्रमाण आने के बाद, 2200 करोड़ की रिश्वत का प्रमाण आने के बावजूद प्रधानमंत्री खामोश है, पूरी की पूरी सरकार खामोश है। हम क्या डिमांड कर रहे थे हिंडनबर्ग के टाइम में? जेपीसी बनाओ। अभी क्या कर रहे हैं? जेपीसी बनाओ। यूपी के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को हिंसा भड़क उठी। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान और विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ उपद्रव की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, मुझे बड़ा ये अफसोस है कि आज़ाद मुल्क के अंदर शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो घटना संभल में अंजाम दी है, उसने पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया है और इस प्रदेश और देश की छवि खराब करने का काम किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसका भी मजाक बनाया गया। उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम-एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर, उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनके अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव के दौरान वोट लूटने और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा काम किया है। कुछ लोग
फिल्म द साबरमती देखने के बाद ये कर रहे हैं। उन्हें लगा कि वे बड़े नेता बनना चाहते हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। हमारे सभी सांसद और सभी विपक्षी दलों के लोग इस सवाल को संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन हमें जब भी समय मिलेगा हम इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा न हो। ये लोग लूटने वाले लोग हैं। इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे? हमारे विधायक वहां थे, सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान, कोई बता दे। वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता। आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने संभल में हुई हिंसा पर कहा कि वहां पर जिला प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेकर पहुंच गए वहां पर और दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी दी। कई लोग मारे गए वहां का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले की गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संभल की घटना में 5 लोगों की जान गई है। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। लगातार किसी धार्मिक स्थल पर बार बार अपना आधिपत्य दिखाने और उसे अपने हिस्से में लेने की कवायद चल रही है तो वो अच्छी नहीं है। ये पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों की विफलता है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामले लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। ये जानते हुए भी कि वो वोट नहीं देते हैं, फिर भी काम करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के बारे में सोचते हैं, ना कि किसी एक समुदाय के लिए सोचते हैं। ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में बीते रविवार को ये बयान दिया। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी तूफान उठ गया है, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इसमें आप लोग, जब ललन सिंह जी हम लोग के साथ थे तो वो भाजपा के बारे में क्या क्या बोलते थे और अब कहाँ बोल रहे हैं। तो जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे तो उसमें तो आपको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे। तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का।
कभी इधर कभी उधर। तीसरा नंबर का पार्टी है, तीसरे नंबर का पार्टी है, तीसरा नंबर की पार्टी है, तो अपना इधर उधर करता रहता है। बयान के रूस यूक्रेन की जंग में नाटो देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पुतिन की परमाणु चेतावनी को दरकिनार कर एक के बाद एक नाटो के 3 सदस्य देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने की वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जबकि पुतिन ने सबसे पहले ही कहा था कि अगर उनके देश में नाटो के सदस्य देशों की मिसाइलें गिरी तो वो इसे पूरी नाटो का हमला मानेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद मुहैया कराने वाले नाटो के सदस्य देश अब इस लड़ाई को भड़काने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अमेरिका में तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने ही बाइडेन प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे तीसरा विश्व युद्ध करवाने की कोशिश करा दिया था। अमेरिका के बाद पहले ब्रिटेन और अब फ्रांस ने भी यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी वाले मिसाइल के रूप के खिलाफ इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने बताया कि यूक्रेन आत्मरक्षा के तर्क के तहत रूस में फ्रांसीसी लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है। बेरोट ने कहा है कि यूक्रेन के समर्थन के लिए फ्रांस से कोई रेड लाइन बनाने का विचार नहीं रखता है। वहीं ग्राउंड फोर्सेस की तैनाती की संभावना वाले सवाल पर भी उन्होंने इनकार कर दिया है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।